अंधेरा का मेहमान शाम का समय था। गांव के अंतिम छोर पर, जहां तालाब के किनारे ऊंचे बांस की झाड़ियों में अंधेरा पहले ही डेरा डाल चुका था, वहां रसूलपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। घरों की मिट्टी की दीवारें, कच्ची सड़कें और रात को घरों के बाहर टिमटिमाती मिट्टी के दिए, यही उस गांव की पहचान थी। पर आज उस रात कुछ अलग ही घटने वाला था। एक तालाब की तरफ से आवाज रसूलपुर के प्रधान चंद्रशेखर सिंह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। तालाब की ओर हवा से कुछ जैसे आवाज आ रही थी, धीमी, बेचैन करने वाली सी। कानों को कुछ छूती सी आवाज है। चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी मधु से कहा। लोग कहते हैं कि रात को तालाब के पास अजीब चीजें होती हैं, मधु ने डरते स्वर में कहा। लेकिन चंद्रशेखर, जो गांव के पुरोधा थे, उन्होंने कहा, डर किसी चीज का नहीं, पहले देखा जाए कि यह आवाज क्यों आ रही है। वे धीरे धीरे तालाब की दिशा में बढ़े। पास पहुंचते ही उन्हें कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे गहरे अंधेरे में कोई झपटा मारते हुए छिपा हुआ हो। चंद्रशेखर ने अपनी टॉर्च जलाई और तालाब के किनारे देखे। पानी बिल्कुल शांत था, पर किनारे पेचीदा पैटर्न में कुछ फुटप्रिंट्स, निशान दिखाई दे रहे थे। ये इंसानों के पांव के निशान नहीं हैं, चंद्रशेखर ने आंखें फैलाते हुए कहा। किसका हो सकते हैं? मधु ने भय से कांपते हुए पूछा। दो। पहली मुलाकात तभी पीछे से एक धीमी आवाज गूंजी। कौन रात के अंधेरे में तालाब के पास आता है? दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। धीरे धीरे एक साया उभरा, कद में लंबा, चमकते आंखों वाला और शरीर पर गीले काले बाल उगे। डरिए मत, उस अजनबी ने कहा। आवाज में मिठास थी, पर कहीं गहरा दर्द भी था। मधु चिल्लाई, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ, अजनबी बोला। मेरा घर बहुत दूर है, मुझे कुछ मदद चाहिए। तभी चंद्रशेखर ने कदम आगे बढ़ाया। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम हो क्या? तुम इंसान हो या कुछ और? अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं इंसान हूँ, पर मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। 3 मेहमान का अतीत अगले कुछ दिनों तक अजनबी, जिसे चंद्रशेखर और मधु ने आर्यन नाम दिया, गांव में रहा। रोज सुबह तालाब के पास से उठकर चलता, शाम को लौटा। गांव के बच्चे भी उसे घेरने लगे थे, पर आर्यन की आंखों में एक उदासी थी। कोई बात उसका दिल भेद देती। एक रात चंद्रशेखर ने उससे पूछा, आर्यन, तुम हमेशा अकेले क्यों चलते हो? तुम्हें किसी परिवार की याद नहीं आती? आर्यन का चेहरा मुरझा गया। मुझे याद नहीं, पर कुछ याद आने की कोशिश हर वक्त होती है, जैसे कोई गहरी आवाज बार बार मेरे भीतर पुकार रही हो। गांव वालों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। मधु रोज उसकी पसंद के खाने बनाती, बच्चे उसके साथ खेलते। पर रात को जब अंधेरा फैलता, आर्यन तालाब की ओर चली जाती, उसकी नजरें अटक जाती। 4 तालाब का राज। एक रात मधु ने देखा कि आर्यन तालाब के पास बैठकर कुछ गुनगुना रहा है। शब्दों में जैसे कोई मिस्री सी चीख थी। मधु धीरे से पास बैठी। क्या गा रहे हो? आर्यन ने आंसू भरी आवाज में कहा। मैं बस कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है मेरा अतीत इसी तालाब से जुड़ा है। तालाब के पानी में उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पानी में प्रतिबिंब में उसकी ही शक्ल थी, पर पीछे एक और अंधेरा साया दिखाई दे रहा था, जैसे कोई दूसरा स्वरूप उसके साथ खड़ा हो। तभी आर्यन ने गलती से पानी में अपना हाथ डाला और तालाब की गहराई से एक आवाज निकली। तुम अपना अतीत यहाँ ढूंढ रहे हो? आवाज इतनी गहन थी कि मधु चंद्रशेखर को बुलाने दौड़ी। जब वे लौटे तो तालाब का पानी शांत था। बस आर्यन वहीं बैठा था, आंखें पत्थर आसी। कुछ नहीं था, पर कुछ था। आर्यन कांपते हुए बोला। 5 गांव में भय और विश्वास। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने राय दी कि ये कोई प्रेतात्मा हो सकता है। कुछ लोग भय से दूर रहने लगे, पर चंद्रशेखर ने कहा, हम किसी का अतीत नहीं छीन सकते, हमें उसकी मदद करनी होगी। तभी आर्यन के चरणों में गिरते हुए एक बच्चा बोला, आर्यन भैया, तुम हमसे मत डरो, हम साथ हैं। धीरे धीरे गांव में सहानुभूति बढ़ी, भय घटा, पर आर्यन की यादों में अंधेरा और गहरा होता गया। रोज रात वह तालाब के पास खड़ा ख्यालों में खो जाता। 6 एक भयंकर रात। एक रात जब सितारे भी छिपे हुए थे, आर्यन अचानक भागता हुआ गांव के बीच आया।
मुझे मेरी पहचान मिली है, वह चीखा। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। क्या हुआ? क्या पहचान मिली? मधु ने पाला दिया। आर्यन की आंखें फड़फड़ाईं। यह तालाब, ये मेरा घर है। मैं इसी तालाब के भीतर कभी था। सबने मजाक समझा, पर आर्यन की बातें चकित करने वाली थीं। ये कैसे संभव है? चंद्रशेखर ने पूछा। आर्यन ने तालाब की ओर इशारा किया। मेरे भीतर एक आवाज है जो कहती है कि मैं वहीं पहले से हूं। अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं, ये मेरा अतीत है। तभी तालाब से हल्की चमक उठी। किसी ने देखा कि पानी में कुछ हल्की लकीरें प्रकाश की तरह घूम रही हैं। 7 सत्य की तलाश। चंद्रशेखर ने गांव के विद्वान पंडित हरिप्रसाद को बुलाया। जब पंडित जी ने तालाब के पास पूजा आरती की तो अचानक पानी में से आवाज गूंजी, जो भीतर है वही बाहर दिखता है, अपने अतीत से भागना मत। पंडित जी की आंखें फैल गईं। ये कोई सामान्य तालाब नहीं है, यहाँ कोई आध्यात्मिक शक्ति छिपी है। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। 8 आर्यन का निर्णय। आर्यन ने बताया कि तालाब उसके बचपन का घर था। वह एक दुर्घटना में खो गया था और तब से उसकी आत्मा कुछ धुंधली यादों में बंद थी। इस तालाब से जुड़ी उसकी पहचान और अस्तित्व का प्रमाण मौजूद था। मुझे लगता है मुझे अपना सच्चा रूप यहाँ स्वीकार करना होगा, आर्यन बोला। चीखती हुई आवाज एक बार फिर तालाब से आई। तुम्हें अपने अतीत से सामना करना होगा। सबने देखा कि तालाब की सतह पर एक प्रकाश बन रहा है, मानो कोई पुराना दृश्य उभर रहा हो। आर्यन ने गहरा सांस लिया। मैं अब अंधेरे से भागना नहीं चाहूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। 9 अंत की ओर आर्यन तालाब के पास बैठा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद की। गांव वाले आसपास खड़े थे। कोई आवाज नहीं थी, जैसे सांसें थम गई हों। फिर तालाब की सतह पर चमक फैल गई। एक आकृति उभर रही थी। वह आकृति आत्मा जैसी थी, एक बच्चा जो आर्यन के चेहरे से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे वह प्रकाश फैलाते हुए गायब हो गई, पर उसका स्पर्श आर्यन के चेहरे पर महसूस हुआ। आर्यन का चेहरा शांति से मुस्कुरा उठा। 10 शांति और नई सुबह सुबह होने पर गांव में हलचल थी। तालाब से अब अजीब आवाजें नहीं आ रही थीं। चंद्रशेखर और मधु तालाब के पास पहुंचे और वहां बैठे आर्यन को पाया। उसका चेहरा शांत था, आंखें खुली थीं और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब मैं सच में वापस आ गया हूं, आर्यन ने धीमी लेकिन सशक्त आवाज में कहा। कल रात मैंने अपने अतीत को स्वीकार किया और अंधेरा अब मेरे भीतर नहीं रहा। गांव वाले इकट्ठा हुए, कुछ रो पड़े, कुछ मुस्कुराए। मधु ने आर्यन के हाथ थामते हुए कहा, हर अंधेरे में उजाला छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और उसी क्षण तालाब के ऊपर सूरज की पहली किरणें गिरी, जैसे अंधेरे ने अपना अंतिम विदा लिया हो।